कहानी की शुरुआत साल 1984 में होती है, जहां हम एक एपिडेमियोलॉजिस्ट आना फेडोरोवा को देखते हैं, जो पिछले कई सालों से एक वैक्सीन पर काम कर रही होती हैं। वो उस वैक्सीन को अपने असिस्टेंट पर टेस्ट करती हैं, जो किसी रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन वैक्सीन टेस्ट के दौरान ही उसके रिसर्च असिस्टेंट की हालत बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। डॉक्टर्स तुरंत उस आदमी को सीपीआर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेडिएशन उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। अपने असिस्टेंट की मौत से आना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। असल में आना ने वैक्सीन को जानवरों पर टेस्ट किए बिना ही सीधे इंसानों पर ट्राई करने की इजाजत दे दी थी, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और अब उसे अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। गिल्ट और निराशा में डूबी आना इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहती थी। वो अपनी डायरी में वैक्सीन टेस्ट फेल होने के कारण और परिणाम से जुड़ी जानकारी लिख रही होती हैं, लेकिन तभी वहां कर्नल यूरी मोरोजोव आता है। वो उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारी दोस्त की मौत बेकार चली जाएगी, क्योंकि अफ्रीका में हमारे सैनिकों को इस वैक्सीन की सख्त जरूरत है। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। न्यू ईयर की रात आना अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मना रही होती है। सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसने इतनी जल्दी वैक्सीन बना ली। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। आना फोन उठाती है। दूसरी तरफ फोन पर यूरी मोरोजोव होता है। वो उससे कहता है कि उसे तुरंत एक स्पेशल मिशन पर जाना होगा। कोला सुपरडीप बोरहोल स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। वहां काम कर रहे लोगों ने रहस्यमयी आवाजें सुनी हैं, कई लोग गायब भी हो गए हैं और पूरे स्टेशन को अगले 24 घंटे में हमेशा के लिए सील किया जाने वाला है। साथ ही स्टेशन के हेड रिसर्चर पर एक अनजान बीमारी की जानकारी छिपाने का आरोप लगा है। इसलिए तुम्हें वहां जाकर बीमारी के फैलने के कारण का पता लगाना है और जरूरी सैंपल कलेक्ट करना होगा। यूरी आना को लालच देता है कि अगर ये मिशन सफल हुआ तो पूरा क्रेडिट उसे मिलेगा और उसे मिलिट्री बायोलॉजिकल डिफेंस इंस्टीट्यूट का हेड बना दिया जाएगा। लेकिन आना को किसी प्रमोशन की परवाह नहीं थी। उसे बस वहां काम कर रहे वर्कर्स के लिए चिंता थी और इसलिए वह मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह आना सैनिकों की एक टीम के साथ स्टेशन पहुंचती है। टीम को मेजर सर्गेई लीड कर रहा होता है और उसके साथ उसका भरोसेमंद सिपाही एगोरोव भी होता है। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है, वो देखते हैं एक साइंटिस्ट स्टेशन से भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में ग्रेनेड होता है। सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट हेलीकॉप्टर तक पहुंचते ही खुद को उड़ा देता है। धमाका इतना भीषण था कि कुछ सेकंड तक सबके कानों में धमाके की आवाज गूंजती रही। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उस साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया। अब आना सीधे उस साइंटिस्ट की लाश के पास जाती है और उसकी डेड बॉडी से सैंपल कलेक्ट करने लगती हैं। जैसे ही आना सैंपल को कलेक्ट करती हैं, वो साइंटिस्ट अचानक राख बनकर बिखर जाता है। तभी आना को लाश के अंदर से एक अजीब लाल रोशनी निकलती दिखाई देती है। इसी बीच स्टेशन का गार्ड कर्नल को बताता है कि जैसे ही वो साइंटिस्ट उस होल से बाहर आया, उसकी ताकत अचानक इतनी बढ़ गई थी कि 3 सैनिक भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। सैंपल में मौजूद फंगस को देखकर आना समझ जाती हैं कि यह फंगस वहां काम कर रहे वर्कर्स के शरीर में भी हो सकता है। इसके बाद आना बस में बैठे वर्कर्स के ब्लड का सैंपल लेने लगती हैं। आना एक वर्कर्स से पूछती है कि वहां नीचे क्या हुआ था। तभी एक डरा हुआ मजदूर उससे कहता है कि नीचे सब मर चुके हैं और ये कोई बीमारी नहीं है। उसने जो वहां देखा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर वो अपनी जान बचाना चाहती है तो अपने परिवार के पास वापस लौट जाएं। आना जानती थी कि कुछ तो हैं जो उससे छिपाया जा रहा है। बाकी माइनर्स देखने में ठीक लग रहे थे, लेकिन उनमें से एक आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, जैसे उसने नीचे कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद आना मोरोजोव और सैनिकों की टीम स्टेशन के अंदर जाती है। वहां उसकी मुलाकात हेड साइंटिस्ट प्योत्र कुजनेत्सोव और डॉक्टर दिमित्री ग्रिगोरिएव से होती है। आना डॉक्टर ग्रिगोरिएव से उस रहस्यमयी फंगस के बारे में पूछती है, लेकिन ग्रिगोरिएव कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे शक होता है कि ये लोग यहाँ किसी और मकसद से आए हैं। वो आना से कहता है कि वो अपने जरूरी सैंपल ले और यहाँ से वापस चली जाए। आना उससे पूछती है कि आखिर वर्कर्स को बंद करके क्यों रखा गया है। इस पर ग्रिगोरिएव चुप रहता है। कुछ देर बाद पूरी टीम लिफ्ट तक पहुंचती है। वहां डॉक्टर ग्रिगोरिएव बहुत सावधानी से एक्सेस कोड डालता है, क्योंकि अगर 3 बार गलत कोड डाल दिया गया तो सिक्योरिटी सिस्टम लिफ्ट को नीचे गिरा देगा। तीसरी कोशिश में आखिरकार लिफ्ट चालू हो जाती है। इसके बाद पूरी टीम दुनिया के सबसे गहरे इंसानी गड्ढे के अंदर उतरने लगती है, जिसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचने वाले होते हैं, अचानक लिफ्ट के ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं, जिससे ग्रिगोरिएव समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है।
वो तुरंत लिफ्ट का प्रेशर कम कर देता है और खुद ऑक्सीजन मास्क पहन लेता है, लेकिन बाकी सब लोग ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब लिफ्ट बंद हो जाती हैं तो ग्रिगोरियव लिफ्ट से की निकाल कर चला जाता है। जब सबकी आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है ग्रिगोरियव वहां नहीं है और लिफ्ट की चाबी भी गायब है। इसके बाद पीटर सभी को बताता है कि वो अभी रिसोर्ट लेवल पर हैं और वो अभी उस फैसिलिटी तक नहीं पहुंचे जहां से वर्कर्स गायब हुए हैं। असली रिसर्च वाला लेवल इससे भी नीचे है, जहां जाने के लिए दूसरी लिफ्ट चाहिए। लेकिन चाबी तो ग्रिगोरियव के पास और बिना चाबी के लिफ्ट चालू नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर सभी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि कभी यहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन अब सिर्फ दो लोग ही बचे हैं, इंजीनियर निकोलाय और डॉक्टर किरा। इसके बाद कर्नल सैनिकों को आदेश देता है कि वो सभी कमरों को अच्छे से चेक करें। फिर सभी डॉक्टर किरा के रूम में पहुंचते हैं। इसके बाद किरा आना को लैब में लेकर जाती है ताकि वो निकोलाई की जांच कर सके। इसके बाद आना निकोलाई के ब्लड सैंपल की जांच करती है और कंफर्म करती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। अब सबको समझ आने लगता है कि ग्रिगोरियव ने जानबूझकर उन्हें यहाँ छोड़ा था, क्योंकि इस हिस्से में किसी बीमारी का कोई निशान नहीं था। आना कर्नल से कहती हैं कि अगर बीमारी की असली वजह ढूंढनी है तो उन्हें नीचे जाना ही होगा। इसके बाद कर्नल निकोलाई को लेकर दूसरी लिफ्ट को चालू करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच ग्रिगोरियव के अन्ना के पास आता है और उससे कहता है कि सब लोग वापस ऊपर चले जाएं, क्योंकि इंसानों की जान सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आना सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देती हैं। सैनिक उसके पीछे भागते हैं, मगर उससे पहले ही ग्रिगोरियव लिफ्ट से भाग निकलता है और लिफ्ट का दरवाजा लॉक हो जाता है। अब फैसला लिया जाता है कि एगोरोव की टीम नीचे वाले शाफ्ट में जाएगी, लेकिन शाफ्ट का दरवाजा बंद था क्योंकि ग्रिगोरियव उसे सील कर चुका था। फिर सभी भारी प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं, क्योंकि नीचे का तापमान 2000 डिग्री तक गर्म होता है और इतने खतरनाक तापमान में बिना सूट के कोई सरवाइव नहीं कर सकता था। तभी अचानक शाफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंधेरे में से एक लड़की लड़खड़ाते हुए बाहर आती है, जिसका नाम ओल्गा है और वो यहाँ की लैब असिस्टेंट होती हैं। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। तेज बुखार में उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि इतने खतरनाक तापमान में होने के बावजूद वो बार बार कह रही थी कि उसे ठंड लग रही है। सैनिक उसे तुरंत लैब में ले आते हैं और बाकी टीम नीचे चली जाती है। इसके बाद आना उससे पूछताछ करती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन ओल्गा को कुछ भी याद नहीं होता। फिर आना उसके शरीर का तापमान चेक करती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ओल्गा का शरीर जल रहा है। वो उसकी पीठ से गाउन हटाती है और ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उसकी पूरी पीठ पर गंदी फंगस जैसी अजीब चीज फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा चीज उसके शरीर पर उग रही हो। सबसे अजीब बात तो ये थी कि ओल्गा को दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद आना उस फंगस का छोटा सा हिस्सा काटकर जांच के लिए ले लेती है। तब भी ओल्गा बिल्कुल शांत रहती है। उसी समय नीचे गए सैनिक वायरलेस पर बताते हैं कि उन्हें वहां कुछ अजीब मिला है। अब आना माइक्रोस्कोप में सैंपल को देखती है और उसका चेहरा डर से सूख जाता है। असल में वो कोई आम बीमारी नहीं थी, बल्कि वो एक सेलुलर पैरासाइट था, जो बेहद खतरनाक किस्म का फंगस है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ये सुनते ही कर्नल मोरोजोव फैसला करता है कि मिशन को यही खत्म करके सब लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। दूसरी ओर निकोलाय लिफ्ट सिस्टम ठीक करने में लगा होता है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए उसे कम से कम 1 घंटा चाहिए था। दूसरी तरफ सरगेई नीचे गई टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर उनका कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ एरर की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वहां कुछ भयानक हो चुका हो। तभी अचानक फैसिलिटी के स्पीकर से ग्रिगोरियव की आवाज आती है। वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरी फैसिलिटी हिलने लगती है। असल में ग्रिगोरियव नहीं चाहता था कि कोई नीचे के लेवल तक पहुंचे, इसलिए उसने बम ब्लास्ट करके पूरे इलाके को हमेशा के लिए सील कर दिया था। धमाके से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और मलबा नीचे गिरने लगता है। इसी बीच आना को अपने असिस्टेंट की झलक दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती हैं। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। लैब के अंदर ओल्गा का शरीर धीरे धीरे चमकने लगता है और उसके हाथ की उंगलियां अपने आप टूटने लगती हैं। फिर वो अचानक अपना कंट्रोल खो देती है और एक जोरदार चीख के साथ लैब का कांच तोड़ देती है। इसके बाद वो डॉक्टर किरा पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ निकोलाय को पता चलता है कि ब्लास्ट की वजह से लिफ्ट का प्रेशर पंप खराब हो चुका है और पूरा बेस अब सिर्फ कुछ ही घंटे में ढहने वाला है। तो वो साफ साफ कह देता है कि नीचे फंसे सैनिकों को बचा पाना नामुमकिन है,
और अब उसे बस यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है। उसकी बात सुनकर मेजर सर्गेई को गुस्सा आ जाता है और वह उस पर टूट पड़ता है, लेकिन कर्नल मोरोजोव उसे रोकते हुए कहता है कि अब नीचे जाकर सैनिकों को बचाना बेवकूफी है। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि सब नीचे जाकर शाफ्ट के रास्ते बाहर निकलेंगे। इसके बाद आना और मेजर सर्गेई लैब में ओल्गा को लेने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लैब का दरवाजा खोलते हैं, वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। पूरी लैब एक अजीब सी फंगस से ढकी हुई है और ओल्गा पूरी तरह पिघल कर जमीन पर पड़ी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। कर्नल मोरोजोव आना को सैंपल लेने का आदेश देता है। जैसे ही आना और सर्गेई ओल्गा के करीब जाते हैं, उसके शरीर से अचानक जहरीले बीजाणुओं का गुब्बारा फट पड़ता है और गैसें बाहर निकलने लगती हैं। यह देखकर सर्गेई डरकर बाहर भाग जाता है, जबकि आना लैब में फंस जाती हैं। वह जल्दी से अपना मास्क पहनती है और खुद को इन्फेक्टेड होने से बचाती हैं। तभी वो किरा को देखती है। उसका शरीर अब पूरी तरह फंगस में बदल चुका था। अचानक उसकी हड्डियां शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आती हैं और वो दर्दनाक तरीके से मर जाती है। इस डरावने मंजर को देखकर आना घबरा जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और उसे फिर से डरावने विजन आने लगते हैं। फिर वो खुद को संभालती हैं और एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर गैस से अपने आसपास की हवा साफ करती है ताकि फंगस बाहर न फैल सके। जैसे ही निकोलाय दरवाजा खोलता है, आना तुरंत बाहर निकल आती हैं। इसके बाद वो निकोलाय से कहती हैं कि उसके पूरे शरीर पर एक्सटिंग्विशर छिड़क दे ताकि संक्रमण खत्म हो जाए। इसके बाद अन्ना सर्गेई को देखने जाती है, जो अब उस फंगस से संक्रमित हो चुका था और उसकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी। जब आना सबको किरा के बारे में बताती है, तो प्योत्र समझाता है कि ये एक खतरनाक फंगस है जो चींटियों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उन्हें वापस अपने झुंड तक ले जाकर बाकी सबको संक्रमित कर देता है। इसके बाद आना कर्नल मोरोजोव को एक साइड ले जाकर बताती है कि ये फंगस तापमान के बढ़ने से ताकतवर हो जाता है, लेकिन जैसे ही तापमान नीचे गिरता है, वह ठंड से मर जाता है और इसीलिए ऊपर की जमी हुई बर्फीली जमीन में जिंदा रहने के लिए ये फंगस इंसानी शरीरों का इस्तेमाल कर रहा था। आना कर्नल से कहती हैं कि वो सर्गेई के साथ जाकर बाकी लोगों को बचा सकती हैं, जबकि मोरोजोव ऊपर जाकर उनके लिए मदद बुलाए। लेकिन तभी मोरोजोव उसे सच्चाई बता देता है कि उनके पास अब सिर्फ 5 घंटे तक का ही समय बचा। उसके बाद पूरा बेस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, इसलिए मदद का इंतजार करने से बेहतर है हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद सभी सूट पहनकर निकलने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक इगोरोव का मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है कि कोई भी फैसिलिटी से बाहर नहीं जाएं और अगर मैं भी दरवाजे पर आऊं तब भी दरवाजा मत खोलना। कुछ देर बहस करने के बाद प्योत्र कहता है कि उनके पास बचने का यही आखिरी मौका है। इसके बाद 3 सैनिकों को पहले शाफ्ट में नीचे भेजा जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनमें से 2 डर के मारे वापस भागते हुए आते हैं। शायद वो किसी बहुत बड़े जीव को देखकर डर गए थे, क्योंकि अंधेरे में उन्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया कि वो आखिर था क्या। तभी तीसरा सैनिक भी लौट आता है, लेकिन उसका एक हाथ गायब था। वो दर्द और डर से पागल होकर खुद को चाकू मारकर खत्म कर लेता है। तभी सब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन वो रहस्यमयी चीज उनके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। फिर वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए सब फैसिलिटी के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जहां आखिरकार उन्हें लिफ्ट मिल जाती है। फिर निकोलाय उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है ताकि वो किसी तरह यहाँ से निकल सकें। इस बीच सर्गेई का शरीर चमकने लगता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द का सामना भी करना पड़ता है, जिससे वो समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है। इसलिए वो अपने सैनिकों के साथ वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि वो रहस्यमयी राक्षस को रोक सके। तभी अचानक दरवाजा टूट जाता है। फिर आना, निकोलाय, प्योत्र और मोरोजोव जल्दी से लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं। लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। दबाव इतना ज्यादा होता है कि निकोलाय ब्रेक तक पहुंच ही नहीं पाता। तब आना जैसे तैसे खुद ब्रेक लीवर तक जाती है और आखिरी वक्त में उसे खींच देती है, जिससे लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ सबसे निचले लेवल पर रुकती है। लेकिन जब वो वहां का नजारा देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पूरा इलाका बर्फ से जमा हुआ था। वहां पर उन्हें एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें डॉक्टर ग्रिगोरिएव कहता है कि उसने पता लगा लिया था कि ये फंगस ठंड से कमजोर पड़ जाता है और समाप्त हो जाता है। शायद इसीलिए हजारों साल पहले आया हिमयुग की वजह से यह फंगस जमीन के नीचे कैद होकर रह गया था। धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि ये चीज कभी न कभी बर्फ की उस जमी हुई परत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेगी, क्योंकि ये फंगस सिर्फ इंसानों को मारती नहीं थी, बल्कि उनके शरीरों को आपस में जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा रही थी। और यही वजह थी कि पूरी फैसिलिटी में उन्हें कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिला।
वहां सिर्फ दीवारों पर चिपकी हुई इंसानी लाशों की एक भयानक ढेर जैसी आकृति मौजूद थी जो ठंड से जमकर मर चुकी थी। अब बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, लिफ्ट की चाबी जो डॉक्टर ग्रिगोरिएव के पास है। अब आना सूट लेकर डॉक्टर ग्रिगोरिएव को ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन तभी कर्नल मोरोजोव उसे रोक देता है और उससे वह हीट सूट ले लेता है और उससे कहता है कि ये काम वो खुद करेगा। इसके बाद वो उस सूट को पहनकर उस जगह में जाता है जहां तापमान करीब 200 डिग्री था। दूसरी ओर आना निकोलाय और प्योत्र से कहती है कि अगर वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाते हैं तो इस फंगस के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया को इसके बारे में पता चला तो और भी लोग यहाँ आएंगे और फिर पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। निकोलाय उसकी बात मान लेता है, लेकिन प्योत्र के मन में कुछ और ही चल रहा था। असल में वो इस रिसर्च से मशहूर होना चाहता था। लेकिन जब काफी देर तक कर्नल मोरोजोव वापस नहीं आता, तब आखिरकार आना खुद अंदर जाने का फैसला करती है बिना किसी हीट सूट को पहने, क्योंकि वो ये जानती थी कि इंसानी शरीर कुछ मिनट तक 200 डिग्री तापमान भी झेल सकता है। जैसे ही वो उस जगह के अंदर पहुंचती है, उसकी त्वचा पर फफोले पड़ने लगते हैं। वहां उसे मोरोजोव की लाश मिलती है, क्योंकि ग्रिगोरिएव ने उसका सूट जानबूझकर खराब कर दिया था। लेकिन मरने से पहले मोरोजोव उससे लिफ्ट की चाबी ले चुका था। अब आना जल्दी से वो चाबी उठाती है और वापस भागती है। रास्ते में उसे दीवारों पर चमकता हुआ वो फंगस दिखाई देता है, जैसे वो जिंदा हो। जैसे ही वो बाहर आती है, निकोलाय उसकी मदद करने दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक प्योत्र निकोलाय के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर देता है। फिर वो आना से कहता है कि उसे लिफ्ट की चाबी दे दे। अब वो सिर्फ अकेला यहाँ से बाहर जाएगा और दुनिया को ये बताएगा कि इस फंगस की खोज उसने की है। अब आना मजबूर होकर उसे चाबी दे देती है। इसके बाद तीनों दूसरे लिफ्ट पर चढ़कर ऊपर रिसोर्ट वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ बदल जाता है। अचानक शाफ्ट के अंदर से एक डरावना राक्षस बाहर निकलता है, जो उन सभी इन्फेक्टेड लोगों के शरीरों से मिलकर बना एक विशाल क्रिएचर था, जो आपस में पिघलकर एक हो चुके थे। लेकिन वो मरे नहीं थे, अभी भी जिंदा थे और दर्द में चीख रहे थे। वो जीव प्योत्र पर टूट पड़ता है और उसे भी अपने अंदर समा लेता है। अब आना अपनी जान बचाकर भागती है और मेस हॉल में जाकर छिप जाती है, लेकिन वो राक्षस उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। आना को वहां पर ठंडा पानी मिल जाता है। फिर वो एक चाकू अपने मुंह में दबाती है और खुद पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल लेती है, ताकि उसके शरीर का तापमान कम हो जाए, जिससे कि फंगस उसे संक्रमित ना कर सके। फिर वो रेंगते हुए उस राक्षस के नीचे जाती है और धीरे से प्योत्र की लाश से लिफ्ट की चाबी निकाल लेती है। इसके बाद वो दरवाजा बंद करके निकोलाय के पास लौटती है और फिर दोनों भागकर लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वो राक्षस दीवार तोड़कर उनके सामने आ जाता है। अब दोनों किसी तरह लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हो पाता। वो राक्षस तेजी से लिफ्ट के करीब आकर आना पर अटैक करता है, लेकिन तब तक लिफ्ट चालू हो जाती है और ऊपर जाने लगती है। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि जिस चीज से वो भाग रहे हैं वो तो लिफ्ट में मौजूद है। उस लिफ्ट में सर्गेई पड़ा था। उसका शरीर धीरे धीरे पिघल रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो उनसे मदद की भीख मांग रहा था। अब आना तुरंत लिफ्ट रोक देती है। दरअसल वो इस खतरनाक मोल्ड को गड्ढे से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन निकोलाय फिर से लिफ्ट चालू कर देता है, क्योंकि इतने संघर्ष के बाद वो अब मरना नहीं चाहता था। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। निकोलाय आना का गला घोंटकर उसे मारने वाला होता है। तभी मरते हुए सर्गेई अपने शरीर की ताकत जुटाता है। जैसे ही वो अपना हाथ उठाता है, उसके हाथ की हड्डी निकल आती है और वो उसी से निकोलाय को मार देता है। इसके बाद आना उसके करीब जाती है और फिर उसे प्यार से चूमती है। तभी उसे याद आता है कि अगर लिफ्ट में 3 बार गलत कोड डाला जाए तो पूरा सिस्टम बंद पड़ जाएगा और लिफ्ट नष्ट हो जाएगी। आना कांपते हाथों से गलत नंबर डालना शुरू करती है, लेकिन तब तक उसका शरीर जवाब दे देता है। असल में वो खुद भी संक्रमित हो चुकी थी। उसके शरीर से हल्की चमक निकल रही थी और दर्द से उसका पूरा शरीर टूट रहा था। जैसे तैसे करके वो 2 बार गलत कोड डाल देती हैं, लेकिन तीसरी बार कोड पूरा डालने से पहले ही लिफ्ट सतह तक पहुंच जाती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम उसका दरवाजा खोलते हैं और उसे बाहर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी आना पूरी ताकत लगाकर आखिरी गलत कोड भी दबा देती है। तभी अचानक अलार्म बजने लगता है और पूरी फैसिलिटी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू हो जाता है और लिफ्ट नीचे गिर जाती है। इसका मतलब पूरी फैसिलिटी तबाह हो चुकी थी। इसके बाद आना को सैनिक गाड़ी में बिठाकर लेकर जाने लगते हैं, लेकिन जब वो देखती है कि बहुत से साइंटिस्ट उस गड्ढे की तरफ आ रहे हैं, तो उसे समझ आ जाता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वो चुपके से एक सैनिक का ग्रेनेड चुरा लेती है और जैसे गाड़ी रुकती है, आना बाहर निकलकर उन वैज्ञानिकों की तरफ बढ़ जाती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।